आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलवामा विस्फोट में अमेजन से खरीदा सामान, FATF रिपोर्ट से पाकिस्तान फिर बेनकाब। आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए भीषण आतंकी हमले में इस्तेमाल किया गया एल्यूमिनियम पाउडर अमेजन से खरीदा गया था। ये वही हमला था जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये सामग्री पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा खरीदी गई थी। ये घटना न सिर्फ भारत के लिए एक बड़ा सदमा थी, बल्कि अब ये सामने आ रहा है कि इसका आधार वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए तैयार किया गया था। ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर FATF की चेतावनी। FATF की रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क में 131 पन्नों में कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई-कॉमर्स साइट्स और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे पेपल आतंकियों के लिए उपकरण बन सकते हैं अगर उन पर निगरानी और नियंत्रण ढीला हो। रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि एल्यूमिनियम पाउडर को अमेजन जैसी वेबसाइट से मंगवाया गया और उसका उपयोग IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में फ्यूल के तौर पर किया गया, जिससे विस्फोट की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम पाउडर आम वस्तु घातक उपयोग। एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल आमतौर पर पेंट, प्रिंटिंग, स्याही, आतिशबाजी, रॉकेट ईंधन, सिरेमिक और रसायनों के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन यही सामान्य सी दिखने वाली वस्तु IED और विस्फोटकों में फ्यूल की तरह काम करती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी इसे वैध वाणिज्यिक उत्पादों के रूप में खरीद लेते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी बेहद कठिन हो जाती है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला, पेपल से फंडिंग। FATF की रिपोर्ट में 2022 में उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले का भी जिक्र है। हमलावर ने पेपल के जरिए करीब 6,69,000 रुपए, लगभग 7,685 अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे। उसने VPN और अन्य गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छुपाई और इस्लामिक स्टेट ISIS की मदद करना चाहता था। 3 अप्रैल 2022 को हमलावर ने मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। रिपोर्ट के अनुसार उसे विदेश से अतिरिक्त 10,323 रुपए, 188 डॉलर भी प्राप्त हुए थे। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और VPN तकनीकें आतंकियों की पहुंच को वैश्विक बना रही हैं। आतंक का नया चेहरा, तकनीक से लैस आतंकी नेटवर्क। FATF की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया को चेताया है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रह गया है, वे अब तकनीक, डेटा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी इस्तेमाल कर रहा है। ऑनलाइन खरीदारी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट तक आतंकवादी अब हर उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आम लोगों की सुविधा के लिए बना है। FATF ने रिपोर्ट में अमेजन और पेपल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फंडिंग और सप्लाई की घटनाओं का जिक्र किया है। पाकिस्तान पर फिर उठे सवाल। FATF की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ सामान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा खरीदा गया। ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित होना पाकिस्तान की आतंक को संरक्षण देने वाली नीति पर गहरी चोट है। FATF पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल चुका है, लेकिन अब भी उसकी भूमि का उपयोग आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि जब तक ऐसे डिजिटल चैनलों पर कठोर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक आतंकवादी नेटवर्क वैश्विक संसाधनों का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। क्या जरूरी है? अब रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सख्त निगरानी तंत्र और KYC सिस्टम लागू करने की जरूरत है। साथ ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस और विदेशी फंडिंग पर भी गहन विश्लेषणात्मक निगरानी आवश्यक है। बिना पहचान के डिजिटल लेन देन और बिना निगरानी की वस्तु आपूर्ति आतंक के नए औजार बन चुके हैं। राजस्थान के चूरू वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट और को पायलट की मौत। शवों के टुकड़े मिले, गांव में बिखरा प्लेन का मलबा। राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया है। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट शहीद हो गए हैं। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। ये हादसा बुधवार यानी 9 जुलाई को दोपहर 12:40 पर हुआ। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। चूरू SP जय यादव ने बताया कि
राजल देसर थाना क्षेत्र के गांव भानुदा में प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के पास से बुरी तरह शत विशत शव के टुकड़े मिले हैं। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले तकनीकी कारणों से पायलट इंजेक्ट नहीं कर पाए। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जैगुआर क्रैश हो चुके हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये जैगुआर फाइटर जेट श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ा था। ये जेट 2 सीटर था। ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहले विमान की गड़गड़ाहट सुनी, फिर जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। घटना के ठोस कारणों का पता फिलहाल अभी नहीं चला है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी जांच होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। घटना स्थल पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है। इस हेलीकॉप्टर को सड़क पर लैंड कराया गया। निवेशकों को हुआ जबरदस्त मुनाफा, लिस्टिंग प्राइस ने बढ़ाया उत्साह। आईपीओ की लिस्टिंग हमेशा निवेशकों के लिए एक बड़ा दिन होता है और जब वह लिस्टिंग प्राइस उम्मीद से कहीं अधिक हो तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हुआ है क्राइजेक आईपीओ के साथ, जिसकी लिस्टिंग ने निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दिया है। आज है आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों प्लेटफॉर्मों पर लिस्ट हुआ है और निवेशकों को इस आईपीओ से 36.5 रुपए प्रति शेयर का फायदा हुआ है। क्राइजेक आईपीओ जिसे 2 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला गया था और 4 जुलाई को बंद किया गया, आखिरकार आज बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया। निवेशकों के लिए यह खास दिन था क्योंकि इस आईपीओ ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 245 रुपए था, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसका शेयर मूल्य 281.5 रुपए तक पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों को हर एक शेयर पर 36.5 रुपए का फायदा हुआ। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो यह 61 शेयरों का था, यानी अगर किसी निवेशक ने एक लॉटरी खरीदी होती तो उसे कुल 61 गुना 36.5 रुपए 2199.5 रुपए का मुनाफा हुआ। यह मुनाफा देखने के बाद निवेशकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उदाहरण के लिए अगर किसी निवेशक ने इस आईपीओ में 14,945 रुपए निवेश किए थे तो अब उनकी कुल राशि 17,144.5 रुपए हो गई है, यानी उन्हें लगभग 2,199 रुपए का मुनाफा हुआ है। निवेशक इस आईपीओ की लिस्टिंग के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब जब यह इतना शानदार मुनाफा दे रहा है तो हर कोई खुशी से फूला हुआ है। निवेशकों के बीच इस आईपीओ को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। दो दिन पहले ही मैंने दाढ़ी में कलर किया। विराट कोहली ने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट पर ये क्या कह दिया। विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। उनके टेस्ट संन्यास के बाद हाल ही में उन्होंने युवराज सिंह के गाला डिनर में उनको लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी दाढ़ी रंगी है। आइए जानते हैं कोहली ने ऐसा क्यों कहा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। इसके अलावा उनके इस फैसले से फैंस और क्रिकेट जगत में हलचल मच गई थी। उन्होंने मई 2025 में फैसला लिया जब उन्होंने 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन बनाकर यह शानदार करियर को विराम दिया। इसमें उनके 30 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट रिटायरमेंट के बाद कोहली ने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी दाढ़ी रंगी है। दरअसल युवराज सिंह ने अपनी यूवी कैन फाउंडेशन के लिए एक खास गाला डिनर का आयोजन किया था, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के बड़े सितारों का जमावड़ा हुआ। इस समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ, जिनकी अगुवाई मुख्य कोच गौतम गंभीर कर रहे थे, वह मौजूद थे। इस आयोजन में क्रिकेट के दिग्गज जैसे सचिन तेंदुलकर, केविन पीटरसन, क्रिस गेल, ब्रायन लारा और आशीष नेहरा भी शामिल हुए। टीम इंडिया ने करीब 1 घंटे तक डिनर पार्टी में हिस्सा लिया और दिग्गजों के बीच कुछ मजेदार बातें हुई। डिनर के दौरान जब सभी मेहमान अपनी सीटों पर आराम से बैठ चुके थे, तभी एक बड़ी स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और ये कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली ही थे। वह केविन पीटरसन के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में आतंकवाद के खिलाफ साझा संघर्ष का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंचे। ब्राजीलियम मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील आतंकवाद के खिलाफ एक समान विचार रखते हैं और दोनों देशों का रुख आतंकवाद को लेकर एकदम स्पष्ट है। कोई समझौता नहीं, केवल शून्य सहनशीलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद
एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें भारत और ब्राजील के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले की निंदा की। यह हमला एक आतंकवादी घटना थी जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति का इस समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा को लेकर ब्राजील के ठोस रुख को दर्शाता है। ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हमारा दोनों देशों का रुख आतंकवाद के खिलाफ एक जैसा है। हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को एकजुट होना चाहिए और इसे खत्म करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। भारत और ब्राजील की यह साझेदारी वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। आतंकवाद जो आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है, इसे खत्म करने के लिए वैश्विक समुदाय को आपसी सहयोग और एकजुटता की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ अपने समर्थन की पुष्टि की। कांवड़ यात्रा, यूपी में सख्त दिशा निर्देश, सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था पर फोकस। कांवड़ यात्रा 2025 की सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार को मेरठ में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण समेत विभिन्न जिलों और जोन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में 4 अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिससे यात्रा मार्ग में समन्वय मजबूत हो सके। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कांवड़ यात्रा का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित समापन है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को एकजुट होकर काम करना होगा। डीजे और कैंप को लेकर सख्त निर्देश। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा के दौरान बजाए जाने वाले डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई और ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रहना चाहिए। किसी भी हालत में अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए। इसके अलावा कांवड़ियों के लिए बनाए जाने वाले शिविरों को मुख्य सड़कों से दूरी बनाकर स्थापित करने का आदेश दिया गया है, ताकि यातायात प्रभावित ना हो। साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान, यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्थानीय निकायों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों के लिए पेयजल, भोजन और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि बिजली के खंभों को पॉलिथीन से ढक दिया जाए और ट्रांसफार्मरों के चारों ओर बैरिकेड लगाए जाएं, ताकि दुर्घटना रोकी जा सके। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि सांप के काटने या अन्य आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता मिले। एंटीवेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर कांवड़ियों की मौके पर स्वास्थ्य जांच भी की जाए। यात्रा में शामिल लोगों के लिए जरूरी गाइडलाइंस। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वालों को अपना पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी गई है। रेलवे विभाग को निर्देश दिया गया है कि ट्रेन की छतों पर यात्रा रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और स्टेशन परिसरों में भीड़ नियंत्रण के उपाय किए जाएं। डीजीपी ने दिए विशेष सुरक्षा के निर्देश। राज्य के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि डीजे प्रतियोगिताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए और स्थानीय निवासियों को मार्ग परिवर्तनों की जानकारी पहले से दी जाए। डीजीपी ने ये भी कहा कि अफवाहों पर तुरंत नियंत्रण किया जाए और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल स्तर तक सभी पुलिस कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश तुरंत दिए जाएं। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि न केवल नेशनल हाईवे बल्कि संपर्क मार्गों और स्टेट हाईवे पर भी ट्रैफिक मैनेजमेंट सुदृढ़ हो। साथ ही डीजे से जुड़ी सभी गाइडलाइंस का पालन कराना संबंधित थानों की जिम्मेदारी होगी। शांति और श्रद्धा का संदेश। राज्य प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विघटनकारी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुफिया निगरानी और पुलिस त्वरित कार्यवाही के जरिए कानून व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। सरकार श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। आज देश भर में केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों से जुड़े लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का असर बैंकिंग, डाक, बीमा, खनन, राजमार्ग निर्माण और रेलवे सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में दिखाई देने की संभावना है। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य नई श्रम संहिताओं का विरोध, निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाना और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और किसानों के लिए समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने जैसी मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है। प्रमुख सेवाएं होंगी प्रभावित। ट्रेड यूनियनों से जुड़े अधिकारियों के अनुसार हड़ताल का व्यापक असर देखा जा सकता है।
बैंक और बीमा कंपनियों की शाखाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं कोयला खनन, निर्माण और सड़क परिवहन सेवाएं भी बाधित होने की आशंका है। देश के कई हिस्सों में आज रेलगाड़ियां रोकी जाएंगी और सड़कों पर चक्का जाम किया जाएगा। खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। इन संगठनों ने किया समर्थन। इस हड़ताल को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, CITU, इंटक, एटक, AITUC जैसी केंद्रीय यूनियनों ने संगठित किया है। इनके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा, SKM और नरेगा संघर्ष मोर्चा जैसे क्षेत्रीय संगठन भी आंदोलन के समर्थन में उतर आए हैं। आंदोलन में 17 सूत्री मांगों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, जिनमें श्रमिकों और किसानों के हितों से जुड़ी कई बड़ी बातें शामिल हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से संबंध भारतीय मजदूर संघ BMS ने इस हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है। BMS का कहना है कि यह हड़ताल राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। BMS के इस फैसले से आंदोलन की राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर इशारा किया जा रहा है। CITU ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। CITU की राष्ट्रीय सचिव AR सिंधु ने जानकारी दी कि औद्योगिक इलाकों में हड़ताल को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के तमाम श्रमिकों को संगठित कर सड़कों पर लाया जाएगा और देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा कई जगहों पर ट्रेनें भी रोकी जाएंगी, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा सकती है। रांची में मशाल जुलूस के जरिए विरोध। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार शाम वामपंथी दलों और यूनियनों में मिलकर मशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस सैनिक मार्केट से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक पर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। CPI के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने जानकारी दी कि बुधवार को 2 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के अशोक यादव ने बताया कि यह आंदोलन न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि किसानों और गरीब तबकों के अधिकारों को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के हक के खिलाफ हैं और अब इसका संगठित विरोध समय की मांग बन गई है। 25 साल से फरार चल रही मोनिका कपूर अमेरिका में गिरफ्तार, भारत ला रही CBI। आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर जो 25 साल पहले विदेश भाग गई थी, को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। CBI मोनिका के प्रत्यर्पण में सफल रही। मोनिका पर 1999 में भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, जिसमें उन्होंने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके शुल्क मुक्त आयात लाइसेंस प्राप्त किया था। इससे भारत सरकार को 5.7 करोड़ रुपए के नुकसान हुआ था। देश की कथित आर्थिक अपराधी मोनिका कपूर को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। मोनिका 25 साल पहले जांच एजेंसियों को चकमा देकर विदेश भागी थी। वहीं अब CBI मोनिका का प्रत्यर्पण करवाने में कामयाब रही। CBI के अधिकारी आज यानी बुधवार की रात तक मोनिका को लेकर भारत पहुंच जाएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के अधिकारियों ने मोनिका को हिरासत में लिया और उसे लेकर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठ गए हैं। यह फ्लाइट आज रात को नई दिल्ली में लैंड होगी। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसके तहत अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित जिला न्यायालय ने मोनिका के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भी मोनिका के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। हालांकि मोनिका का दावा था कि प्रत्यर्पण के बाद भारत में उसके साथ बुरा बर्ताव होगा और यह संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, मगर विदेश सचिव ने मोनिका के दावों को खारिज करते हुए प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि मोनिका कपूर पर 1999 में भारत सरकार के साथ फ्रॉड करने का आरोप है। मोनिका ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर ज्वेलरी के बिजनेस के फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इन दस्तावेजों को दिखाकर मोनिका ने भारत सरकार से कच्चे माल के शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री आयात का लाइसेंस ले लिया था। कितना हुआ नुकसान? आंकड़ों की माने तो मोनिका की जालसाजी से भारत सरकार को 6,79,000 अमेरिकी डॉलर यानी 5.7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भारत ने अमेरिका से 2010 में प्रत्यर्पण संधि के तहत मोनिका को सौंपने का आग्रह किया था। महाराष्ट्र में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा कदम, श्रम मंत्री का बड़ा ऐलान। आजकल स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक क्लिक से हम जो भी चाहिए वह कुछ ही मिनटों में हमारे दरवाजे पर पहुंच जाता है। चाहे वह अमेज़न से कोई सामान हो या जोमेटो से गर्मा गर्म खाना, ये सारी सेवाएं गिग वर्कर्स द्वारा ही संभव होती हैं। गिग वर्कर्स की बढ़ती संख्या और उनकी कठिन परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। गिग वर्कर्स, जिन्हें हम आमतौर पर डिलीवरी बॉय या ड्राइवर के तौर पर पहचानते हैं, आजकल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वह सर्दी, गर्मी, बारिश या धूप, हर मौसम में हम तक
सामान और सेवाएं पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिग वर्कर्स को उनकी मेहनत के हिसाब से ना तो सही सैलरी मिलती है और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा। उन्हें बिना किसी स्थिरता की विभिन्न कंपनियों के लिए काम करना पड़ता है। यही नहीं, वे कभी भी अपनी नौकरी खो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी समस्याओं को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम मंत्री आकाश फोंडकर ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य सरकार जल्द ही गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लाने वाली है। इस कानून के तहत गिग वर्कर्स को वेतन, छुट्टियां और रिटायरमेंट प्लान जैसी सामाजिक सुरक्षा मिलेंगी, जो उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाएगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत गिग वर्कर्स को निम्नलिखित प्रमुख लाभ मिलेंगे। न्यूनतम वेतन, गिग वर्कर्स के लिए एक तय वेतन सुनिश्चित किया जाएगा जिससे वे अपनी मेहनत का उचित मूल्य पा सकेंगे। छुट्टियां, वर्कर्स को हर महीने कुछ निर्धारित छुट्टियां मिलेंगी जो उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगी। रिटायरमेंट प्लान, गिग वर्कर्स के लिए एक रिटायरमेंट प्लान भी होगा जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके अलावा गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक बीमा भी मिल सकता है जो उनके लिए किसी आकस्मिक स्थिति में सहायक होगा। गिग वर्कर्स की स्थिति को लेकर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं। वे अक्सर बिना किसी स्थिरता के काम करते हैं और उनका जीवन अनिश्चितता से भरा होता है। सर्दी, गर्मी, बरसात और विभिन्न मौसमों में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले गिग वर्कर्स के पास ना तो नौकरी की स्थिरता होती है और ना ही स्वास्थ्य सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य भर में एक साथ वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना और जन भागीदारी से हरियाली को जन आंदोलन बनाना है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ 9 जुलाई को मुख्यमंत्री अयोध्या और आजमगढ़ में पौधरोपण कर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि देश में अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान माना जा रहा है। अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरणीय आह्वान के तहत संचालित किया जा रहा है। राज्यपाल से लेकर मंत्री तक करेंगे सहभागिता। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधारोपण करेंगे। वहीं वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या और आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इस पहल का हिस्सा बनेंगे। 18 मंडलों में एक साथ चलेगा अभियान। ये महाअभियान राज्य के सभी 18 मंडलों में समन्वित रूप से चलाया जाएगा। लखनऊ मंडल में सबसे अधिक पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभागीय समन्वय, नोडल अधिकारियों की तैनाती और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। वन विभाग की प्रमुख भूमिका, अभियान में सबसे बड़ी भूमिका वन्य जीव एवं पर्यावरण विभाग निभा रहा है, जो अकेले 14 करोड़ पौधों का रोपण करेगा। विभाग ने सभी जिलों में अपनी नर्सरियों से पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है। सहजन भंडारा योजना से गरीबों की भागीदारी, वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहजन भंडारा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी 2-2 सहजन के पौधे लगाएंगे। यह प्रयास सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देगा। नदियों के किनारे हरियाली का घेरा, गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती, घाघरा सहित 13 प्रमुख नदियों के किनारे 21,313 हेक्टेयर भूमि पर 3 करोड़ 56 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसका मकसद नदियों के किनारे हरियाली बढ़ाना और जलग्रहण क्षेत्र को संरक्षित करना है। एक्सप्रेसवे पर सड़कों पर पौधरोपण, राज्य के प्रमुख एक्सप्रेसवे और सड़क मार्गों के किनारे भी 1 करोड़ 14 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे जहां वातावरण शुद्ध होगा, वहीं सड़क किनारे सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तैयारियों को मिला अंतिम रूप। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नोडल अधिकारियों ने जिलों में जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जनसंवाद भी करेंगे और साथ किसानों को कार्बन क्रेडिट के तहत प्रोत्साहन स्वरूप चेक सौंपेंगे। ये पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बनेगी, बल्कि हर नागरिक को प्रकृति के प्रति अपने दायित्व निभाने का मौका देगी।